हाँ भाई चल। जी नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इतिहास में सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। ये थोड़ा सा सल्तनत काल में समाज कैसा था, प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, किस तरीके से उसका संचालन किया जाता था, इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले आज हम लोगों ने सल्तनत कालीन राजवंशों का जो था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के विषय में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, राजतंत्र या प्रशासनिक व्यवस्था। राजतंत्र एवं प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि सल्तनत काल जो है एक धर्म आधारित राज्य था। ठीक है, वो पीरियड जो है राजतंत्र जो स्थापित हुआ था वो धर्म आधारित एक धार्मिक राजतंत्र था। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय, इसके पहले हमने देखा है कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय होता है। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक कहलाते हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। उसके बाद पैगंबर के बाद जो है खलीफाओं का दौर शुरू होता है। इसका थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लें तब आपको समझने में आसानी होगी प्रशासनिक तंत्र के विषय में। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा, प्रथम खलीफा आपके कौन होते हैं? अबू बकर उमर। किसके बाद? पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर उमर। ठीक है, ये आपके प्रथम खलीफा होते हैं। इसके बाद खलीफाओं का जो है वो उस्मान के बाद अली। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था कि पहली जो राजधानी इन लोगों की रहती है वो कहाँ है? मदीना। मदीना के बाद राजधानी परिवर्तित होती है, वो चली जाती है दशमिक, और दशमिक के बाद परिवर्तित होकर जाती है बगदाद। ठीक, दशमिक जो है उमैया वंश के खलीफाओं ने, उमैया वंश के खलीफाओं ने कहाँ राजधानी किया था? दशमिक। और उसके बाद अब्बासी खलीफाओं ने राजधानी परिवर्तन कहाँ किया? आपके बगदाद। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चूंकि एक इस्लाम आधारित राजतंत्र था तो इसके पूरी व्यवस्था किस पे आधारित थी? कुरान पर, या उसके जो कानून जहाँ से उसके निर्मित होते थे, कुरान, हदीस, शरीयत, इसके अनुसार हमारे इस पूरे राजतंत्र के कानून निर्मित किए जाते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस वंश के विषय में जो पहला सुल्तान होता था, यानी कि जो सर्वोच्च शासक होता था वो क्या कहलाता था? सुल्तान कहलाता था। सुल्तान की जो पदवी पहली बार किसी को प्राप्त हुई थी तो वह महमूद गजनवी को दी गई थी। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि सुल्तान की पदवी पहली बार किसको मिली थी? महमूद गजनवी को। ठीक है, सर्वोच्च राज्य का, संस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाता? क्या कहलाता था? अधिकारी सुल्तान कहलाता था, सुल्तान। ठीक, और सुल्तान का पद पहली बार धारण किसने किया था? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी, इस पद को दिया किसने था? अल कादिर बिल्लाह नामक, अल कादिर
बिल्लाह नामक खलीफा ने, बिल्लाह नामक खलीफा ने, ठीक है। आपको पता है कि महमूद गजनवी कब से कब तक, महमूद गजनवी ही प्रथम शासक था जिसने तुर्कों का जो आक्रमण हुआ कंटिन्यूअस 17 बार आक्रमण, 1000 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण जो किया था वो महमूद गजनवी ने किया था, ठीक है। और उसी को अल खलीफा, अल कादिर बिल्लाह नामक खलीफा ने क्या किया था, सुल्तान की पदवी दी थी। उसके बाद जो दूसरा मेरा सुल्तान होता है वो आपके मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी को कहने वाला जो खलीफा था उसका नाम जरा देखिएगा, अल मुतस्सिर बिल्लाह। क्या नाम था, अल मुतस्सिर बिल्लाह ने मोहम्मद गोरी को क्या कहा था, खलीफा घोषित किया था, सॉरी सुल्तान की पदवी दिया था। और इसके साथ साथ एक नासुरुद्दीन इल्लाह, एक दूसरे खलीफा ने भी इसे सुल्तान पद दिया था, पदवी सुल्तान की इसको दिया था। अब हम देखते हैं, एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं कि इस्लाम कानून, ठीक है, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक है वो कौन थे, पैगंबर मोहम्मद शाह, ठीक है। 7वीं शताब्दी में, यानी कि पैगंबर मोहम्मद शाह का जो जन्म माना जाता है वो 570 के आसपास, ठीक है, 570 से लेकर 632 तक इनका पूरा जीवन काल रहता है, ठीक है। और 610 के आसपास इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रवर्तन किया। इस्लाम धर्म के प्रवर्तन के बाद उसकी जो उनके दर्शन थे, उनके जो सिद्धांत थे वो कानून के रूप में माने जाने लगे, ठीक है। और इस्लामी जो धर्माचार्य होते थे, जो उलेमा कहलाते थे, वो कानून की, उस कुरान की जो पुस्तक उन्होंने रचित की, उस कुरान की व्याख्या उन्होंने क्या किया, उलेमा लोग करते थे। उलेमा के द्वारा जो व्याख्या किया गया है वो क्या कहलाता था, आपके हदीस के शरीयत कहलाता था, ठीक है, वो क्या कहलाता था, शरीयत। और इसी शरीयत के अनुसार से इस्लामी राजतंत्र गवर्न होते थे, व्यवस्थित होते थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप जानते रहिए। शुरू में जो इस्लाम के खलीफा लोग थे पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद, उस खलीफा में पहला खलीफा अबू बकर उमर का नाम आता है, उसके बाद उस्मान का नाम आता है, फिर अली का नाम आता है, ठीक है। और ये खलीफा पहले, इसकी राजधानी, खलीफाओं की पहली राजधानी कहाँ रहती है, आपकी मदीना। मदीना के बाद दशमिक जाती है और दशमिक के बाद आपकी बगदाद जाती है। और बगदाद के बाद भी खलीफा स्थानांतरित होते हैं, वो जाते हैं मिस्र। उसका कारण क्या था कि 1258 में इल्तुतमिश के बाद, आपके समझ लीजिए ये बलबन के नहीं, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में चंगेज खां का वंशज हलाकू रहता है, ठीक है, मंगोल रहते हैं। उन्होंने बगदाद के खलीफाओं को, जो खलीफा था उसकी हत्या कर दी, और जिससे बगदाद के खलीफा के वंशज भागकर कहाँ चले जाते हैं, मिस्र चले जाते हैं। इसीलिए जब हमको इल्तुतमिश को खलीफा ने मानपत्र दिया, मंसूर दिया, उसके बाद हम देखते हैं कि जो मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक को मंसूर प्राप्त होता है वो मिस्र के खलीफा के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, बगदाद के खलीफा के द्वारा नहीं। क्योंकि बगदाद के खलीफा की हत्या किसने कर दी थी, चंगेज, जो मंगोल थे चंगेज खां, उनके वंशज हलाकू ने, ठीक है। और वहाँ के उनके वंशज, खलीफा के वंशज भाग कर कहाँ चले गए, बगदाद से मिस्र चले जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहला सुल्तान का पद किसको, महमूद गजनवी को किसने दिया, अल कादिर बिल्लाह नामक खलीफा, ठीक। उसके बाद मोहम्मद गोरी को किसने दिया, अल मुतस्सिर बिल्लाह और नासिरुद्दीन इल्लाह नामक खलीफा ने, 2 खलीफाओं ने इसे सुल्तान घोषित किया, ठीक है। अब हम आते हैं कि भारत पर शासन करने वाला प्रथम कौन सा सुल्तान था जिसको खलीफा की तरफ से मानपत्र दिया जाता था, ठीक है। अब मानपत्र जरा देखिए, मानपत्र को मंसूर कहा जाता था,
चूंकि यह इस्लामिक राज्य था, ठीक है, इसलिए खलीफा की सत्ता से मान्यता प्राप्त करना इन सुल्तानों के लिए आवश्यक हो जाता था। चूंकि वो वैधानिक आदेश उनको लगता था कि धार्मिक राज्य है, इसलिए धर्म गुरुओं के द्वारा एक आदेश हमको प्राप्त हो जाए, हमारे साम्राज्य को मान्यता दिया जाए। ठीक है, अब देखिए वहाँ से जो साम्राज्य विस्तार करते थे जो सुल्तान, ठीक है, अगर उनको खलीफाओं के द्वारा मान्यता मिल जाती थी तो वो इस्लाम धर्म एक अस्थाई इस्लाम धर्म के द्वारा शासित एक अस्थाई साम्राज्य विकसित करने की ओर अग्रसर हो जाते थे। ठीक, उसमें एक मान्यता, चूंकि धर्म से मान्यता मिल जाती थी, इसलिए उनकी वैधानिकता जो है वो प्रूफ हो जाती थी। ठीक है, हमने साम्राज्य का विस्तार किया और इसको मान्यता किसने दिया? खलीफा ने दिया, यानी कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि पहला जो कोई सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल चूंकि बहुत ही कम था, वो 1206 से लेकर 1210 तक, तो उसके शासनकाल में किसी भी खलीफा के द्वारा मान्यता नहीं मिला और उसने सुल्तान का पद भी ग्रहण नहीं किया था, धारण नहीं किया था, उसकी पदवी को धारण नहीं किया, उसने सिपा सालार और मलिक नामक पदवी को धारण किया था। इसलिए पहला सुल्तान आपका इल्तुतमिश पहला सुल्तान होता है, जिससे 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा अल मुतस्सिर बिल्लाह द्वारा मानपत्र, इसको कहते हैं मंसूर, इनकी शब्दावली में क्या कहा जाता है? मंसूर प्राप्त हुआ। एक तरीके से देखा जाए, इस धार्मिक राज्य को एक धर्म गुरु द्वारा वैधानिक आदेश प्राप्त हुआ। ठीक है, इस राज्य को मान्यता मिली कहाँ से? वैधानिक गुरु द्वारा। और इस्लाम का वैधानिक गुरु कौन होता था? वो खलीफा होता था। क्लियर हुआ? अब देखिए इसके द्वारा हुआ। अब हम आते हैं 1258 में। ठीक है, अभी तक क्या था? बगदाद का खलीफा था। ठीक है, 1258 में हलाकू ने जो है बगदाद के खलीफा की हत्या की। बगदाद के खलीफा की हत्या। हलाकू कौन था? चंगेज खां का वंशज था। चंगेज खां कौन था? मंगोल था। ठीक है, हत्या की। तो बगदाद के खलीफा के वंशज जो है, वंशज भागकर कहाँ गए? वंशज भागकर मिस्र गए। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि आगे सुल्तानों ने जो भी मंसूर प्राप्त किया, जो भी मानपत्र, अधिकार पत्र प्राप्त किया, वो मिस्र के खलीफा से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए इल्तुतमिश के बाद बलबन शासक आए। बलबन ने पहली बार राजत्व की घोषणा की। सुल्तान को क्या कहा? जिल्ले इलाही कहा, नियामत खुदाई कहा। ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसका प्रतिबिंब होता है, लेकिन इसने खलीफा से कोई मान्यता प्राप्त नहीं की। ठीक है, उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आता है, जो एक महत्वपूर्ण शासक होता है। ठीक है, वो महत्वपूर्ण शासक आपके खलीफा से मान्यता या वैधानिक आदेश या मंसूर प्राप्त नहीं करता। ठीक है, लेकिन वह खलीफा को मान्यता प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा जो शासक महत्वपूर्ण आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसने क्या किया? खलीफा से मंसूर प्राप्त नहीं किया। मंसूर प्राप्त नहीं किया।
लेकिन खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान की, खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान की, इल्तुतमिश को जब खलीफा ने मंसूर दिया था तो उसे सुल्तान आजम की उपाधि दी थी। इसको ध्यान में रखिएगा। इल्तुतमिश को क्या किया था, जब मंसूर प्रदान किया था तो सुल्तान ए आजम की उपाधि। ठीक है, आया समझ में? क्या किया था, सुल्तान ए आजम की उपाधि दिया था। थोड़ा सा मुझे आप बीच में संकेत दे दीजिए कि आवाज मेरी सही जा रही है आप तक? जी सर। और बोर्ड पे? हेलो, बोर्ड दिखाई दे रहा है? सर दिख रहा है। अच्छा ठीक, सही है सर। चलिए ठीक है। अब इल्तुतमिश को क्या उपाधि थी, सुल्तान ए आजम की। अब हम दूसरे अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जब देखते हैं तो खलीफा से चूंकि मंसूर प्राप्त नहीं किया था, लेकिन खलीफा की सत्ता को मान्यता दिया था। और इसने क्या किया कि नासिर अमीर उल मोमिन और यामीन उल खिलाफत नामक उपाधियां धारण की थी। दो उपाधियां ध्यान रखिए। पहली उपाधि नासिर अमीर उल मोमीन, इसको कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है, नासिर अमीर उल मोमीन का अर्थ है खलीफा का वो अर्थ वो क्या होता है कि बोला जाता है खलीफा का सहायक। क्या कहेंगे, खलीफा का सहायक। ठीक, एक उपाधि ये धारण की थी और दूसरी उपाधि इसने धारण की थी यामीन उल खिलाफत। इसका अर्थ होता है खलीफा का दाहिना हाथ, खलीफा का दाहिना। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि अलाउद्दीन खिलजी खलीफा से मंसूर प्राप्त नहीं किया, लेकिन खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए दो उपाधियां, एक उपाधि आपकी नासिर अमीर उल मोमीन खलीफा का सहायक, और दूसरा यामीन उल खिलाफत खलीफा का दाहिना हाथ, ये उपाधियां इसने धारण की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शासक पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है मुबारक खिलजी। इसी खिलजी वंश का शासक रहता है मुबारक। इसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसी खिलजी को, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को कहा जाता है, बरनी कहता है कि यह कभी कभी दरबार में नग्न घुमा करता था। ठीक है, इसने क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया, स्वयं को खलीफा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा सल्तनत का सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा। अभी तक तो खलीफा से मान्यता लेते थे या किसी न किसी तरीके से खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते थे, लेकिन यह स्वयं को खलीफा घोषित किया और उपाधि क्या धारण की, खलीफतुल्लाह। इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि।
ईश्वर का प्रतिनिधि। यह खलीफा का प्रतिनिधि नहीं होता, यह ईश्वर का प्रतिनिधि था। ठीक है, स्वयं को खलीफा या खलीफुल्लाह घोषित किया। इसके बाद हम आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद आते हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इस तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को भी खलीफा से कोई मंसूर प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, यानी कि वैधानिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन इसने क्या किया था, अमीर उल नासिर उल मोमिनीन यह उपाधि इसने धारण की थी, यानी कि परोक्ष रूप से यह खलीफा की सत्ता को अपने साम्राज्य में मान्यता दिया था। ठीक है, अमीर उल नासिर उल मोमिनीन की उपाधि धारण। अब इसके बाद जो शासक आता है आपका गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक, मैंने आपको इसके पहले चर्चा के दौरान बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी भी उलेमा वर्ग या धार्मिक वर्ग को प्रशासन से बिल्कुल अलग रखा। ठीक है, उसने प्रशासनिक कार्यों में उलेमा वर्ग का दबाव महसूस नहीं किया, और यही हाल शासन के प्रारंभिक दौर में मोहम्मद तुगलक की भी थी। मोहम्मद तुगलक भी उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों से बिल्कुल अलग रखा, कभी उसका दबाव महसूस नहीं किया। ठीक है, प्रारंभिक दौर में अपने शासन का, चूंकि 1325 से लेकर 1351 इसका शासनकाल रहता है, और प्रारंभिक दौर में यह नहीं महसूस करता, लेकिन अंतिम दौर तक आते आते इसके शासन में विद्रोहों की एक झड़ी लग गई। विद्रोहों की, आपको मैंने बताया था कि टोटल इसके शासनकाल में 34 विद्रोह हुए थे। 34 विद्रोह में से 27 विद्रोह कहाँ पे हुए, साउथ में हुए, दक्षिण में हुए। तो यह घबरा गया, और घबराने के बाद इसने क्या किया, खलीफा से मान्यता प्रदान करने की कोशिश की, और इसके शासनकाल में अल हाकिम द्वितीय जो मिस्र का खलीफा रहता है, उस खलीफा के द्वारा यह मंसूर प्राप्त करता है, और इसके शासनकाल में अल हाकिम द्वितीय का दूत जो है सैयद सखरी भारत आता है, और मोहम्मद तुगलक को मंसूर के साथ साथ अनेक उपहार भी प्रदान करता है। यानी कि सुल्तानों में पहला, उसको छोड़ दीजिए, चूंकि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भारत पर शासन नहीं किया था, दिल्ली के सुल्तानों में पहला मंसूर प्राप्त करने वाला कौन सा सुल्तान था, इल्तुतमिश, और दूसरा मंसूर प्राप्त करने वाला सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इसने अल हाकिम द्वितीय नामक खलीफा से उसके दूत आए, सैयद सखरी, वो आए और उन्होंने इसको मंसूर प्रदान किया। ठीक है, और उसके बाद आपके मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसको भी, इसने भी खलीफा की से मंसूर प्राप्त किया, और इसे सैयद उस सलातीन नामक उपाधि दी गई। सैयद उस सलातीन नामक उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, इसके बाद सैयद वंश के शासकों में आपको पता है कि सैयद वंश ने खलीफा को नहीं, इसने शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, शासन किया। तैमूर लंग के जो उत्तराधिकारी शाहरुख थे, उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन किया, और उसके बाद लोदियों ने भी खलीफा की सत्ता को मानता नहीं प्रदान किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन मेरा बनने की संभावना है कि प्रथम सुल्तान कौन था, मंसूर प्राप्त किया, वो इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद सिर्फ दो सुल्तान, एक फिरोज शाह, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा फिरोज शाह तुगलक, यही दो सुल्तान थे जिनसे मंसूर प्राप्त हुआ था।
ठीक है, अब हम एक हिस्ट्री आपको सुल्तानों की मैंने बता दी। अब हम आते हैं इसके प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र में कि कैसे कैसे प्रशासन इसका संचालित होता था। तो सल्तनत की जब सत्ता स्थापित हुई है, ठीक है, जो कि इस्लामी राज्य था, इस्लाम के कानूनों से गवर्न होता था, ठीक है, इसकी जब सत्ता स्थापित हुई तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन शामिल थे। एक सुल्तान होता था, ठीक, सुल्तान के बाद एक वर्ग था अमीर वर्ग और एक वर्ग था उलेमा। ठीक, उलेमा क्या है, धार्मिक वर्ग था, ठीक है, और अमीर वर्ग क्या था कि सल्तनत के आसपास जो प्रमुख लोग थे, ठीक है, सुल्तान के आसपास रहने वाले प्रमुख सरदार, प्रमुख सरदार, ठीक है, वो अमीर कहलाते थे, जिनका प्रभुत्व सुल्तान पर रहता था या सल्तनत के विभिन्न कार्यों में जिनका दखलंदाजी रहती थी, वो अमीर वर्ग में शामिल थे, ठीक है। और दूसरा वर्ग था उलेमा। इन्हीं दोनों वर्गों से सुल्तान गवर्न होता था, ठीक है, इन्हीं दोनों वर्गों का प्रभाव वह महसूस भी करता था। कभी कभी आपने देखा कि अमीरों के द्वारा सुल्तान बनाए गए, ठीक है, और कभी आपने देखा कि उलेमा रुष्ट हो गए और सल्तनत की सत्ता, सुल्तान की सत्ता चली गई, ठीक है। तो इन दोनों को बहुत महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में उभर कर आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सुल्तान की इच्छा ही सल्तनत का कानून था। सुल्तान क्या होता था, यह न्याय विभाग का प्रमुख, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी इच्छा ही कानून होती थी, इच्छा ही कानून होती थी, यानी कि समस्त निर्णय किस पे टिके हुए थे, वो सुल्तान पर टिके हुए थे। सुल्तान करता क्या था, सुल्तान मजलिस, एक खलवत, एक स्थान रहता था या उसी में बैठकर वो निर्णय लिया करता था। क्या स्थान था, मजलिस ए खलवत, ठीक, यह सुल्तान का इसी में बैठकर वो महत्वपूर्ण निर्णय लिया करता था, उसका नाम था मजलिस ए खलवत। अब पूरी सल्तनत को चलाने के लिए जो केंद्रीय पूरे सल्तनत क्या था, पहली बात तो साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त, ठीक है, प्रांतों को क्या कहा जाता था, इक्ता के रूप में भी पुकारा जाता था। इसके पहले हम देखते हैं राजपूत काल में प्रांत क्या थे, उस सामंत के अंदर प्रांत तो थे ही, लेकिन सामंतवाद एक प्रमुख रूप से उभर कर आता था। उसी सामंतवाद के स्थान पर यहाँ इक्ता प्रथा हमारे यहाँ प्रचलित हुई, कहाँ पे, सल्तनत काल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, साम्राज्य का जो विभाजन होता है, साम्राज्य, और साम्राज्य के बाद विभाजन किसमें हुआ, प्रांत, प्रांत को कहा गया, इक्ता कहा गया, और उसके बाद जो विभाजन होता है वह होता है आपका प्रांतों का विभाजन जिले में, ठीक है, जिले को सिख कहा गया, सिख कहा गया, और उसके बाद सिख का विभाजन किसमें हुआ, परगना में, और परगना का विभाजन कहाँ हुआ, ग्राम में, ठीक है। यानी कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई रहती थी वह ग्राम रहती थी, ग्राम के ऊपर परगना रहती थी, परगना यानी कि आज का तहसील, जो तहसील होता था वो परगना कहलाता था, और उसके ऊपर सिख रहता था। लोदियों के शासनकाल में, ठीक है, सिख के स्थान पर सरकार शब्द प्रयोग किया जाने लगा, सिख के स्थान पर सरकार, किसके शासनकाल में, लोदियों के शासनकाल में, ठीक है। और सिख नामक जो प्रथम शब्द आया है वो किसके शासनकाल में आया, बलबन के शासनकाल में, बलबन के शासनकाल, ठीक है। सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम के ऊपर परगना, परगना के ऊपर सिख, सिख के ऊपर प्रांत या इक्ता, और इक्ता के ऊपर साम्राज्य। साम्राज्य का प्रमुख कौन कहलाता था, सुल्तान कहलाता था, और इक्ता का प्रमुख क्या कहलाता था, आप यहाँ देख लीजिए, ऐसे एरो बना के मैं लिख दे रहा हूँ। इक्ता का प्रमुख क्या कहलाता था, नाजिम कहलाता था, इक्तादार कहलाता था, वली कहलाता
मुफ्ती कहलाता था। ठीक है, इन नामों से जाना जाता था, नाजिम, इक्तादार, वली और मुफ्ती। इन नामों से इसको प्रांत के प्रमुख या इक्ता के प्रमुख को जाना जाता था। अब सुल्तान की जो केंद्रीय कमेटी होती थी, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए, वो कौन कौन से होते थे इसमें मुख्यतः चार विभाग कौन कौन से थे सुल्तान के, जो प्रमुख विभाग के रूप में माने जाते थे सुल्तान। पहला एक था दीवाने आरिज। नाम जरा देखिए, चूंकि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो फारसी अरबी पद्धति पर आधारित थी। प्रशासनिक व्यवस्था किस पे आधारित थी? प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि अरबों में वहां जो व्यवस्था चलती थी फारसी अरबी पद्धति पर आधारित थी। और जो इनकी सैन्य व्यवस्था थी, वह तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित थी। तुर्क और मंगोल, यानी कि जो तुर्कों और मंगोलों ने शासन व्यवस्था सैन्य का किया था, उसी पर आधारित इन्होंने अपनी सैन्य व्यवस्था निर्धारित किया था। और प्रशासनिक कार्य का विभाजन कैसे किया था? अरबी फारसी पद्धति पर इनका प्रशासनिक विभाजन था। अब हमने कहा कि चार विभाग प्रमुख रूप से थे। पहला विभाग क्या था? पहला विभाग का दीवाने वजारत नाम जाना जाता था। पहला विभाग क्या था? दीवाने वजारत। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दीवान डैश ए वजारत, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरा विभाग इनका महत्वपूर्ण था, दीवाने आरिज या दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज, ये दूसरा विभाग था। तीसरा विभाग था दीवान ए इंसा। ठीक, और चौथा विभाग था दीवान ए रशालत। ये चार महत्वपूर्ण विभाग थे, और विभागों की चर्चा हम करेंगे और मुख्य अधिकारियों की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन ये चार इनके प्रमुख विभाग थे। कौन से? केंद्रीय प्रशासन का। ठीक है, दीवान ए वजारत, इसका प्रमुख जो होता था वो वजीर कहलाता था। ठीक, या वजीर ए ममालिक। वजीर ए ममालिक। ठीक, इसका प्रमुख वजीर ए ममालिक कहलाता था। दीवाने अर्ज का जो प्रमुख था वो आरिज ए ममालिक। आरिज, ये शब्दावली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आरिज ए ममालिक। ठीक है, और दीवान ए इंसा जो है वो, इसका जो प्रमुख होता था वो दबीर ए ममालिक। दबीर ए ममालिक। ठीक है, और दीवान ए रशालत का प्रमुख होता था रशालत ए ममालिक। रशालत ए ममालिक। ठीक है, हो गया। अब देखिए, पहला हम आते हैं दीवाने वजारत पर। का जो प्रमुख वजीर रहता था वह सुल्तान के बाद पूरे सल्तनत का प्रमुख अधिकारी रहता था। हम इसको देखिए यहाँ मिटा रहे हैं, दीवाने वजारत पे अभी हम चर्चा करेंगे। दीवाने वजारत क्या रहता था?
यह प्रधानमंत्री जैसा प्रधान सुल्तान के बाद प्रमुख अधिकारी